तो बच्चों कक्षा 11 के रसायन विषय के पहले अध्याय में आज का टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वह किसी नियम के अंतर्गत होती है। इन्हीं नियमों को रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ये नियम 5 है। द्रव्य की अविनाशिता या द्रव्य के संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलुसैक का गैस आयतन संबंधी नियम एवं एवोगैड्रो का नियम। हम इन सभी नियमों को एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला नियम है द्रव्य के संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इस नियम का प्रतिपादन सबसे पहले लेवोजिए 1789 में किए थे। लेवोजिए ने 1789 में किया था। इस नियम के अनुसार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक पदार्थों का द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सदैव क्रियाफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट के तापीय अपघटन से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब यदि इनमें हम इनका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें तो कैल्शियम 40 + 12 + 16 × 48, ये कुल मिलाकर होता है 100। यहाँ देखें कैल्शियम 40 + ऑक्सीजन 16 56 और कार्बन 12 + ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32, तो ये हो जाता है 44 और इन दोनों का योग भी 100 आता है। अर्थात अभिकारक का द्रव्यमान यदि 100 है तो क्रियाफल का द्रव्यमान भी 100 होगा। तो इस प्रकार द्रव्य के संरक्षण का नियम की पुष्टि यहाँ होती है। यदि सवाल आता है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय विघटन कराने पर 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय विघटन कराने पर यदि 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है तो यह किस नियम की पुष्टि करता है? या प्रश्न ये भी हो सकता है कि सिद्ध करिए कि यह द्रव्य के संरक्षण के नियम की पुष्टि कर रहा है। तो आप देखिए कि टोटल कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल कितना है? 50 ग्राम। अर्थात अभिकारक 50 ग्राम है। क्रियाफलों का योग करें तब भी 50 ग्राम आता है। अर्थात अभिकारक और क्रियाफल का द्रव्यमान बराबर है। अतः यहाँ द्रव्य के संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। अब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने 1799 में किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर कोई यौगिक बनाते हैं तो उस यौगिक में उन दोनों तत्वों के भारों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। इस जल में हाइड्रोजन का भार हुआ 2 और ऑक्सीजन का भार हुआ 16। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2।
और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2:16। इसे हम और सरल करें तो 1:8 हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल नदी, कुआं, तालाब, समुद्र या वर्षा से प्राप्त किया गया हो या प्रयोगशाला में बनाया गया हो। सभी प्रकार से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात सदैव 1:8 होगा। अब देखिए, स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर हम एक सवाल हल करेंगे। सवाल जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सवाल है, एक प्रयोग में 2.4 ग्राम कॉपर ऑक्साइड का अपचयन करने पर 1.68 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। दूसरे प्रयोग में 2.9 ग्राम कॉपर ऑक्साइड का अपचयन करने पर 2.03 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। यह प्रश्न है। एक प्रयोग में 2.4 ग्राम कॉपर ऑक्साइड का अपचयन करने पर 1.68 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। दूसरे प्रयोग में 2.9 ग्राम कॉपर ऑक्साइड का अपचयन करें तो 2.03 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। सिद्ध करिए कि ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। या प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ये आंकड़े रासायनिक संयोग के किस नियम की पुष्टि करते हैं। अब हम इसे हल करेंगे। पहले प्रयोग में देखिए, पहले प्रयोग में कॉपर के ऑक्साइड का भार कितना है? 2.4 ग्राम। और प्राप्त होने वाला 2.4 ग्राम कॉपर के अपचयन से प्राप्त होने वाला कॉपर, अपचयन से प्राप्त कॉपर कितना? 1.68 ग्राम। अब आप देखिए, 2.4 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है, अपचयन करने पर 1.68 ग्राम कॉपर मिला। तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर के अलावा कितनी ऑक्सीजन थी? तो इसे हम कहेंगे संयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? 2.4 माइनस 1.68 बराबर 7.2 ग्राम। अर्थात पहले ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा थी 7.2 ग्राम। अब देखिए, इसमें कॉपर और ऑक्सीजन का भार अनुपात कितना हुआ? कॉपर में है 1.68 ग्राम और ऑक्सीजन के भार कितना आ रहा है? 0.72 ग्राम। इस अनुपात को हम और सरल करें तो यह आता है
7:3, अर्थात प्रथम ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 7:3 है। दूसरे प्रयोग में देखें, प्रयोग 2 में कॉपर के ऑक्साइड का भार कितना है? दूसरे प्रयोग में कॉपर के ऑक्साइड का भार 2.9 ग्राम, और अपचयन से प्राप्त होने वाला कॉपर Cu की मात्रा 2.03 ग्राम। तो संयुक्त ऑक्सीजन कितनी हुई? 2.9 माइनस 2.03 बराबर 0.87 ग्राम। इतनी ऑक्सीजन संयुक्त थी। अर्थात दूसरे प्रयोग में लिए जाने वाले कॉपर के 2.03 ग्राम के साथ 0.87 ग्राम कॉपर मिली हुई थी। तो कॉपर और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होगा? कॉपर का भार 2.03 अनुपाते 0.87। तो बच्चों, इसको हल करने पर यह प्राप्त होता है कि यह अनुपात भी 7:3 प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि कॉपर के ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन के भार का अनुपात सदैव 7:3 होता है। इससे स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है।